बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो तुम्हारे एकदम एग्जामिनेशन में आता है। वुमेन से रिलेटेड एकदम गारंटी है दोस्तों, गारंटी है कि वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये लास्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा हिस्ट्री का, जो कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है। ये 6 क्वेश्चन दोस्तों मैं जो समझ लिया होगा जिस बच्चे ने, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ। साहिल सागर का ये गारंटी है, ब्रह्मास्त्र है ये सारे क्वेश्चन का। सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो हमारा हिस्ट्री का जितना भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम आने वाले हैं, गारंटी के साथ दे रहा हूं। तुम्हारे साहिल भैया का ये गारंटी है कि एकदम चैप्टर वाइज नेशनलिज्म इन इंडिया से स्टार्ट करेंगे, फिर नेशनलिज्म इन यूरोप पे जाएंगे, फिर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड पे जाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। इन 40 क्वेश्चन से बाहर तुम्हारे एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आने वाला है, ये तुम्हारे साहिल भैया की गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों लाइन बाय लाइन हर चीज को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को मैं अच्छे से ओवरव्यू देते हुए चलूंगा। तुम्हारे पास आंसर भी प्रोवाइडेड रहेगा स्क्रीन पे, तुम स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। ठीक है, तुम्हारे एग्जामिनेशन का टाइमिंग पे बहुत कम बचा हुआ है, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसलिए मैंने सारे का आंसर भी प्रोवाइड करके रखा है, और नेशनलिज्म इन यूरोप में हम अपना हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर तुम्हारा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज मीन्ड बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो तुम्हें बस सत्याग्रह से बताना है कि सत्याग्रह से रिलेटेड कि भाई सत्याग्रह क्या था। ठीक है, और नेम बताना है 2 मेन सत्याग्रह मूवमेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा सक्सेसफुली इन फेवर ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट मतलब किसानों के फेवर में जो 2 किया गया था ना, एक चंपारण में और एक खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ठीक है, तो याद होगा तुम लोगों को, नहीं याद है तो सारा चीज लिखा हुआ है दोस्तों। देखो सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सत्याग्रह क्या था और ये क्या था, सारा को आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। एकदम सारा चीज मैं पॉइंट वाइज प्रोवाइड करके रखा हूँ। ठीक है, एकदम इसको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन आए उसको पॉइंट वाइज लिखना है उसका आंसर। अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द साइमन कमीशन बायकॉटेड बाय द इंडियंस के द्वारा साइमन कमीशन जो बायकॉट कर दिया गया, क्यों बहिष्कार कर दिया गया साइमन कमीशन का। ठीक है, तो उसका 2 रीजन भी देना है कि भाई हाँ, व्हाई वाज इट बायकॉटेड बाय द इंडियन पीपुल, क्यों भारतीय लोगों के द्वारा उसको बाइकआउट बहिष्कार कर दिया गया साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन के बारे में पूरा एकदम डिटेल्ड आंसर है। कितना पॉइंट है देख लो यहाँ पे तुम। 1 पॉइंट हो गया तुम्हारा यहाँ तक, दूसरा पॉइंट तुम्हारा यहाँ तक हो गया, और तीसरा पॉइंट तुम्हारा यहाँ तक हो गया। तुम चाहो तो तुम 2 पॉइंट 3 पॉइंट इसे छांट के लिख सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, और शॉर्ट बना सकते हो। ठीक है, व्हाई वाज इट बायकॉटेड बाय द इंडियन पीपुल्स, और बहुत सारा पॉइंट तुमको एकदम डायरेक्ट वही लिखना है जो छोटा छोटा मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ। ठीक है, तो क्यों बायकॉट किया गया, 2 रीजन है तुम्हारा यहाँ पे, कि कोई भी इंडियन मेंबर्स को उसमें शामिल नहीं किया गया था उस कमीशन में, और दूसरा कि यहाँ पे कमीशन डिड नॉट कंटेन एनी होप ऑफ स्वराज। स्वराज मतलब फ्रीडम। ठीक है, तो ये तुम्हारा साइमन कमीशन कोई होप भारतीय लोगों के लिए कोई भी होप नहीं छोड़ा था कि हाँ हम लोग फ्रीडम पा सकते हैं। ठीक है, स्वराज का जो था पूर्ण स्वराज बाद में आया। ठीक है, लेकिन जो फ्रीडम का जो होप था मतलब वो भी इसमें थोड़ा भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसको बहिष्कार कर दिया गया साइमन कमीशन का। ठीक है, अब दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि डिस्कस करना है कि सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर कि व्हाई इट इज इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, एकदम याद रखना है कि कॉलोनियलिज्म जो तुम्हारा था, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट था, तो साल्ट मार्च कैसे इफेक्टिव रोल प्ले करता है, एक सिंबल बनता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट तुम्हारा कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकाव। ठीक है, तो वो रुकाव कैसे कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट बनता है तुम्हारा साल्ट मार्च, तो तुमको उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखो साल्ट मार्च सिर्फ तुम्हारा कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आंसर प्रोवाइड कर रखा है कि क्यों साल्ट मार्च किया गया था, साल्ट मार्च करने का रीजन क्या था, साल्ट मार्च किस वजह से किया गया था, और क्या इसका बेनिफिट तुम्हारा इंपैक्ट मिला। ठीक है, और क्या सब इसमें ऑर्गेनाइज किया गया था, सारा पॉइंट वाइज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। 4 पॉइंट यहाँ पे है, एकदम चारों पॉइंट को रीड आउट कर लेना और लिख लेना। ठीक है दोस्तों, अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो 1919 में ये कांड हुआ था तुम्हारा जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था, जब वहां पे बहुत सारे लोग बैसाखी का मेला जलियांवाला बाग में एंजॉय कर रहे थे, और वहां पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने का आए थे। तो वहां पे जनरल डायर आ करके अंधाधुंध गोली बारूद चलाने लग गया। ठीक है, सब पे। तो दोस्तों 1000 ऑफ लोगों का जान चला गया था। ठीक है, तो बहुत सारा इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग किया था, देखो बिना किसी भेदभाव के अंधाधुंध गोली बारूद पूरा चला दिया था। ठीक है, तो ये सब वजह से बहुत सारे लोगों का देखो यहाँ पे क्या है, 20,000 लोग गैदर्ड हुए थे। ठीक है, और लीडर्स वहां पे जो प्रोटेस्ट करने आए थे, डॉक्टर सत्यपाल, फिर डॉक्टर खिचलू, ये सब सारे। ठीक है, और बहुत सारे थे। किसके अगेंस्ट आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो तुम्हारा रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो उन सारे लीडर्स को क्या किया, अरेस्ट भी कर लिया गया था। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल को जैसे, उसके बाद खिचलू को अरेस्ट कर लिया गया था। तो इम्पैक्ट क्या हुआ जलियांवाला बाग का इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों एक सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे एक सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि राइट द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। भारत के राजनीति पे, देखो यहाँ पे भारत के राजनीति पे जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी हुआ, जो मस्करे हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा,
ये तुमको लिखना है, ठीक है, भारत के राजनीति में, क्योंकि बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। इस कांड के बाद बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों के बीच फैला। महात्मा गांधी कॉपरेशन में आए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच यूनिटी को बढ़ाए, किसके हेल्प से, ठीक है, अली ब्रदर्स उस समय थे, यंग अली ब्रदर्स, ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उनके हेल्प से उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के हेल्प से, क्योंकि शौकत अली एंड मोहम्मद अली खिलाफत मूवमेंट वहां पे कर रहे थे, तो एज ए खिलाफत मूवमेंट इन्होंने उनके सहायता एक फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो दिस आर द रूल्स, तुमको ये सारी चीज याद रखना पड़ेगा। जलियांवाला बाग मास्कर हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारा पॉइंट याद रखना पड़ेगा भाई। एक बार रीड आउट करो, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। एकदम जो इजी लैंग्वेज होता है, सबसे इजी, इससे ज्यादा इजी हो नहीं सकता है, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों ये जितना भी आंसर है ना, ये मेरे खुद के टाइम पे मेरे द्वारा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने सारा चीज प्रिपेयर किया था। अब आता है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन, ठीक है दोस्तों। तो लाहौर सेशन का तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत सारे बच्चे को लाहौर सेशन से रिलेटेड पूरा चाहिए होता है। अब तुम बोलोगे क्या कि भैया आप तो इतना बड़ा बड़ा आंसर दे दिए, ठीक है। तो आंसर भाई बड़ा नहीं है, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई कि व्हाट वेयर द तुम्हारा रेजोल्यूशंस पास्ड इन द लाहौर सेशन, क्या सब रेजोल्यूशन थे जो कि पास्ड किए गए थे लाहौर सेशन में। तो वहां पे तुमको छांट के इस 3 पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने तुमको प्रोवाइड करके रख दिया है डिटेल। और इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन बस इतना दूर में है, देख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन इतना ही दूर में है, ठीक है। समझ में आ गया? एकदम सीबीएसई का था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान में रखना है बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ये जो तुम्हारा 60 मार्क्स था, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन था, ठीक है ना। सारा चीज दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, कह रहा हूँ ना, बेस्ट एकदम तुमको मिलेगा। अगर तुम चैप्टर नहीं भी पढ़े हो, बस इसको रीड आउट कर लो, इसको बस एकदम लिख लो कॉपी पे, बस तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट तुम्हारा क्या है? खिलाफत मूवमेंट वही जो अली ब्रदर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा 1919 में। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था? जो तुम्हारा इनजस्टिस डन हुआ था तुर्की में अगेंस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तुर्की में मुस्लिम लोग रहते हैं ना जी, तो मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में कोई बोलने आएगा कि नहीं आएगा? बोलने के लिए, लड़ाई करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? तो अली ब्रदर्स सर आए थे, ठीक है ना। वो ये दोनों तुम्हारा यंग लीडर्स थे, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों आए थे और प्रोटेस्ट किए थे, आंदोलन किए थे अगेंस्ट जाकर के जो भी इनजस्टिस अन्याय हो रहा था वहां पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी अन्याय हो रहा था वहां पे, उनके अगेंस्ट जाकर के वे लोग प्रोटेस्ट किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है कि कांग्रेस ऑल्सो स्टार्ट सिमिलर मूवमेंट। देखो समझने की कोशिश करना, तुर्की में हो रहा था वो खिलाफत मूवमेंट था, याद रखना। वही चीज यहाँ पे जो कांग्रेस लोग स्टार्ट किया ना भाई, ये तुम्हारा सिमिलर मूवमेंट था, जिसका नाम दे दिया गया तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी की लीडरशिप और मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर चल रहा था, ठीक है भाई। और इसी को आगे चल के इसमें क्या हो रहा था, इसमें प्रोटेस्ट, तो हम लोग के यहाँ जो हो रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उसका मेन मोटो क्या था? तो तुम मेन मोटो यहाँ से लिख सकते हो कि मेन मोटो ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। देखो ये हमेशा याद रखना, खिलाफत मूवमेंट के बारे में बस यहीं तक है, लेकिन खिलाफत मूवमेंट को कनेक्ट करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे खिलाफत मूवमेंट हो रहा था, लेकिन सिमिलर मूवमेंट यहाँ पे चलाया गया, उनका हेल्प लेकर, अली ब्रदर्स का हेल्प लेकर के, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी को साथ लाना था, यूनिटी में लाना था। तो इसलिए तुम्हारा महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू के अंदर में फिर उसके बाद यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। तो उसमें किसके अगेंस्ट एट्रोसिटी जो भी हो रहा था, कमिटेड ऑन द पीपुल ऑफ द पंजाब, ठीक है, पंजाब में जो भी एट्रोसिटीज वहां के निवासी के ऊपर हो रहा था, अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? अत्याचार, ठीक है। और फिर जो भी रिड्रेस करना था, जो रॉन्ग्स डन हुआ था तुर्की में, ठीक है, तुर्की में जो हुआ था वो यहाँ नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद मोर एवर द कांग्रेस लीडर स्पेशली महात्मा गांधी वांटेड टू मेक द नेशनल मूवमेंट मास मूवमेंट। और मेन बात यही था कि नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट करना था महात्मा गांधी का। द मेन रोल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज टू कन्वर्ट द नेशनल मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट। समझ में आ रहा है ना बात को? तो इसलिए आगे चल के ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहलाया, ठीक है। देखो नॉन कॉपरेशन, दिस मूवमेंट नॉन एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। समझ में आ रहा है जी? अब हमारा आता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस प्रॉब्लम्स इन यूनिफाइंग पीपुल इन इंडिया बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। एकदम सीबीएसई का ये क्वेश्चन है भाई, कि क्या सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा उस समय भाई? बहुत आसान नहीं था, इतना आसान नहीं होता है भाई कि नेशनलिज्म को फैलाना, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ा लीडर को, ठीक है, जो भी लीडर्स थे, जो भी मेंबर्स थे, ठीक है, उनको अवेयरनेस फैलाना पड़ा। जो भी चीज थे, बहुत सारे ग्रुप में तो पता भी नहीं था कि भाई हाँ यूनिटी नाम का कोई चीज भी होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे तो ये भी बात है कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि यूनिटी नाम का भी कोई चीज होता है भाई। तो इसलिए ये सारी चीज याद रखना है, एकदम डायरेक्ट लिखो, जो समझते हो, जो सीखते हो, जो देख रहे हो जो इतिहास में, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके लिखो, शर्माओ मत लिखने में, ठीक है भाई। एकदम पूरा लिखा हुआ है, देखो 6 पॉइंट मैंने देकर रखा है, इजी पॉइंट जो है सिलेक्ट कर लो, एकदम तुमको कर लेना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेशनलिज्म एंड यूनिटी। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयत्न किया गया है भाई यूनिफाइंग करने के लिए, एकदम यूनिफाइड करने के लिए भाई ना। 19वीं शताब्दी के समय, 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था लीडर्स को यूनिफाई करने के लिए, ठीक है ना भाई। एकदम याद रखना ये सारा पॉइंट्स, सारा आंसर्स एकदम स्क्रीनशॉट लेकर रख लो।
अब आता है हमारा मेंशन द फैक्टर्स दैट मेड द नेशनल मूवमेंट ए मास मूवमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आता है भाई कि हाँ नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एकदम टॉपिक से आता है, एकदम उस समय भी पढ़ा रहे थे वन शॉट में भाई, याद तुमको होगा बोले थे कि हम पुराने लेक्चर, पुराना जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला जो वीडियो है उसमें भी मैंने देकर रखा था, और फिर से मैं तुम लोगों के लिए बोला था क्वेश्चंस का वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें भी सारा चीज मैं ला के रखा हूँ। एकदम सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, याद रखना, सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चन है, गारंटेड है कि आता है, ठीक है। कि मेंशन फैक्टर्स करना है, जो भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जो कि नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में, और एंड ऑल्सो गिव सम नेम्स ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन इंडियाज फ्रीडम। तो दो क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे है कि सम नेम्स तुम्हारा हो गया चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, फिर उसके बाद बटुकेश्वर दत्त। तो ये सारा इंपॉर्टेंट नाम है भाई, सिर्फ महात्मा गांधी ने ही सारा रोल प्ले नहीं किया है, बहुत सारे लीडर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे उनमें से कुछ गिने चुने फेमस लीडर का नाम है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है सारे का नाम, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट करने का जो प्लानिंग था, जो सोर्स ऑफ था, वो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो उनका फुल नेम है, ठीक है। तो उनके वजह से थोड़ा सा ये चीज थोड़ा ज्यादा तरीके से हो सका, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में यूनिटी लाना, ठीक है, जो भी था ये सारा चीज, और फिर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी था, ये और भी ज्यादा लोगों को यूनिफाई करने में मदद किया। क्योंकि देखो कांड हो जाने के बाद ना लोग फिर सोचने लगते हैं भाई कि अगर अब साथ नहीं आएंगे तो अब फिर से कहीं ऐसा नौबत ना आ जाए, तो इसलिए लोग आते हैं, एकता दिखाते हैं, ठीक है, यूनिटी दिखाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि एग्जामिन गांधी जी रोल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब गांधी जी का रोल भाई ज्यादा है, ये मानते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए एक पर्सनली क्वेश्चन है कि भाई अब गांधी जी का रोल लिखने के लिए आ जाएगा कि भाई उन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए क्या सब रोल, उन्होंने क्या किया क्या है, ठीक है, क्या सब मूवमेंट चलाया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखना, हमेशा तुम गांधी जी से रिलेटेड जब भी लिखोगे ना तो एक पॉइंट लिख देना हमेशा कि उनका बस दो मोटो था, ट्रूथ और नन वायलेंट, ठीक है। बिना कोई हिंसा किए हुए और सच के रास्ते पे चल के हर चीज करना है, ठीक है। तो यही चीज की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया भी गया था, लेकिन फिर उसको बाद में तुमको विड्रॉ भी करना पड़ेगा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि बहुत जगह हिंसा होने लग गया था, जैसे तुम्हारा चौड़ी चौड़ा हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पे देखो बहुत सारा किया उन्होंने मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन हो गया, सत्याग्रह हो गया, बायकॉट हो गया, स्वदेशी हो गया, ईटीसी, बहुत सारा चीज किए हैं, ठीक है। तो सारा चीज लिखना है। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन रह जाता है, सीबीएसई क्वेश्चन पूछ चुकी है। ही डिड ए लॉट फॉर अपलिफ्ट ऑफ द हरिजन्स। हरिजन्स जो थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा गांधी जी ने मतलब अपलिफ्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था, एंड लेवर टू हार्ड गेट देम द रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी। सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं था, ठीक है, हरिजन्स वगैरह का, तो उनके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, रिस्पेक्ट लाने के लिए, रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिलाने के लिए उन लोगों को गांधी जी ने बहुत प्रयत्न किया था। तो क्या सब किया था प्रयत्न, तो यही क्वेश्चन पूछ देगा सीबीएसई। सीबीएसई भाई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीबीएसई क्वेश्चन पूछ देगा मेंशन एनी 3 एफर्ट्स मेड बाय गांधी जी टू गेट हरिजन्स देयर राइट। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चा पढ़ा भी नहीं होगा कि भाई हाँ क्या सब किया था गांधी जी ने हरिजन्स को राइट दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए। तो दीज आर द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 3 मार्क्स क्वेश्चन में, 4 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाएगा। तुम इससे छांट के 4 लाइन भी इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम वीबीआई है, ठीक है भाई। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोगों ने जो किया उसका क्या 3 फीचर्स था। हमेशा याद रखना भाई, मोटो अलग होता है, फीचर्स अलग होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, ठीक है। लेकिन हाँ तीनों को कनेक्ट करके लिख सकते हो अगर तुमको कोई एक्यूरेट पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक्स पॉइंट। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट देके रखा है, लेकिन तुम इसमें से 7 से 8 पॉइंट कन्वर्ट करके लिख सकते हो। उसको रीड आउट करो, नोट्स में लिखो, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है उसको तुम पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब तुम्हारा आ गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकता है दोस्तों, ये एकदम सीबीएसई का क्वेश्चन है, एकदम सीबीएसई क्वेश्चन है। सीबीएसई एकदम क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे तुम्हारा, ये भी सीबीएसई क्वेश्चन था, याद रखना। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तुमको लिखना है तो तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, शॉर्ट नोट है, तुम शॉर्ट नोट क्रिएट करना चाहते हो तो जो भी देखो हमेशा याद रखना, जो भी क्वेश्चन होता है ना टॉपिक से रिलेटेड होता है, टॉपिक में अगर तुम डिस्क्राइब, मेंशन, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन लगा दोगे तो तुरंत तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो जैसे तुम्हारा टॉपिक है पहला द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, तो वहां तुम वाई लगा दो या वाट लगा दो कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि अब तुम्हारा टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वहां पे क्वेश्चन बना दो कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट,
या डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कंपेयर कर दो। दोनों का जो शॉर्ट नोट है भाई वही कंपेयर ना आएगा भाई, तुम क्यों ज्यादा टेंशन ले रहे हो। शॉर्ट नोट ही तुम्हारा आंसर बनता है और आंसर ही तुम्हारा शॉर्ट नोट बनता है। इसलिए मैंने, जानते हो, तुम लोगों के सीनियर्स को क्वेश्चंस के थ्रू जितना टॉपिक था सारा बता दिया था, सारा समझा दिया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं इस बार हर चीज तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि तुम नोट्स अलग प्रिपेयर करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो देख रहे हो वो अलग करो, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहे। और कंफ्यूजन रहना भी नहीं है भाई, एकदम सब कुछ कनेक्टेड है दूसरे से। अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तुम्हारा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट करता है। अब क्या यहाँ पे तुमको डिफरेंस बताना है, ठीक है। यहाँ पूरा डिफरेंस लिखा हुआ है, 1 2 3 4 पॉइंट लिखा हुआ है, 4 पॉइंट ज्यादा तुमको लिखना भी नहीं एग्जामिनेशन में। देखो अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो हमेशा याद रखना हम तो तुमको यहाँ पे ऐसे लिख के बता दिए, तुमको एग्जामिनेशन में ऐसे लाइन बना देना है, ठीक है, ऐसे कर देना है। इधर लिख देना है सिविल, इधर लिख देना है नन, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इधर लिख देना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इधर लिख देना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। पॉइंट वाइज 2 पॉइंट वाइज ऐसे लिख देना है। इधर लिखना है इसके बारे में, फिर इधर लिखना है इसका डिफरेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, स्वराज और इट्स सेल्फ गवर्नमेंट वाज द एम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ लिख दोगे कि व्हाट आर द एम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो हमारा सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, या स्वराज तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मोटो था, एम था। और बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सिविल डिसोबीडियंस में क्या हुआ, देखो स्वराज, स्वराज मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मोटो था, एम था, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस का तुम्हारा एम था। तो एकदम ये सारा तुम्हारा डिफरेंस हो गया, सारा डिफरेंस मतलब साथ ही लिख दिए। अगर तुम ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई लाइन खींच के पूरा बना के लिखने में कॉपी चेकर को ना इंप्रेशन जाता है, ठीक है, अच्छा खासा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे लगेगा तुम पैराग्राफ लिख दिए, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है 14 नंबर कि मेंशन 3 रीजन बाय विच द रिच पीजेंट्स कम्युनिटी टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो अब मेंशन तुमको करना है कि 3 रीजन, 3 तुमको कारण बताना है कि रिच पीजेंट्स उस समय के, ये क्वेश्चन एकदम सीबीएसई का है, ठीक है, याद आ गया हमको, मेरे टाइम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। कि भाई ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि तुमको बताना है कि जो अमीर जो किसान थे, ठीक है, और जो मतलब तुम्हारा अमीर किसान के कम्युनिटीज जो थे वो एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब ले रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो क्यों कर रहे थे इसका रीजन बताना है। व्हाट वेयर द रीजंस बिहाइंड टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है भाई, 3 रीजन भी है। तुम बोलोगे ना कि भैया आप बड़ा बड़ा आंसर प्रोवाइड किए हैं, भाई कसम से कह रहा हूँ बड़ा आंसर नहीं है, ठीक है। तुम एक बार रीड आउट करके देखो, एकदम इतना इजी लैंग्वेज है ना, तुम एक बार रीड आउट करोगे तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है कि द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स पेव्ड द वे फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ना क्वेश्चन 15 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स था, ठीक है, उस समय जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का जो नौटंकी चल रहा था, बात ये था ना भाई कि उस समय ना ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स कराना चाह रहे थे लोग, ठीक है। यहाँ पे बात ये हो रही थी ना कि देखो हर तरह का कम्युनिटी होता है सोसाइटी में, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देते हैं। बात यहाँ पे हो रही है ना कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बाय द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स वी मीन सच ए सिस्टम व्हेन पीपल ऑफ वन रिलीजन ओनली वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ देयर ओन रिलीजन। यहाँ पे मतलब यही है कि सिस्टम ऑफ जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये होता है कि भाई अगर हम हिंदू के हैं तो मेरा हिंदू कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है तो हम हिंदू को ही वोट देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे, अपने रिलीजन को ही वोट देना है। तो ये जो दिक्कत था ना, इससे प्रॉब्लम ये हो रहा था ना कि हर रिलीजन के कैंडिडेट खड़ा हो जा रहे थे, ठीक है। तो ये दिक्कत यहाँ पे हो रहा है ना भाई कि अब बताओ एक एरिया का एक ही लीडर होगा ना, सीएम मान लो, सपोज करो हमारे जो भी राज्य में एक सीएम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जितना कम्युनिटी है, जितना रिलीजन है, सब खड़ा हो जाएगा। अब भाई हिंदू वाला हिंदू को जिता देगा दे करके वोट, मुस्लिम वाला मुस्लिम को जिता के वोट मतलब जिता देगा, और दूसरा कम्युनिटी दूसरे को जिता देगा, तो मैं सब 4 को 5 को सीएम बनेगा क्या, चीफ मिनिस्टर बनेगा क्या, नहीं ना। तो ये जो चीज था ना, ये दिक्कत क्रिएट कर रहा था। सिस्टम सेपरेट इलेक्ट्रोड्स तो था ये ना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था। क्यों कर रहा था, यूजिंग सच ए सिस्टम वाज ए मिसचीफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो बात ये थी ना भाई, ये जो सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स था ये तुम्हारा ब्रिटिश का था। ये जो लाइन है ना, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना, ये एनसीईआरटी का लाइन है। और एकदम सीबीएसई तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन को उठा के डायरेक्ट इसी तरह सेमीकोलन में दे करके कहती है कि गिव एन आर्गुमेंट, तुमको आर्गुमेंट देना है या जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को, या डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो तुमको भाई वहां पे तुमको सर चकराने लगे, भाई क्या हो गया, हम तो पढ़े ही नहीं थे। तो ये क्वेश्चन एकदम आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई का, याद रखना, सीबीएसई का ये एकदम पूछा हुआ है, रिपीटेड है क्वेश्चन है, ठीक है। तो एकदम याद रखना है, ये सारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भाई तुमको बताना है कि जो सिस्टम था सेपरेट इलेक्ट्रोड का, ये जितना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वे चाहते थे डिवाइड एंड रूल करना, ठीक है, कि लोगों को धर्म के आधार पे बांट दो, फिर उसके बाद वे लोग आपस में ही लड़ लेंगे, आपस में ही लड़ के झगड़ के रह जाएंगे, ताकि जो राष्ट्र मूवमेंट चल रहा था, राष्ट्र आंदोलन सब जगह पे चल रहा था ना, वो तुम्हारा वीक हो सके, कमजोर हो सके। तो इसलिए कांग्रेस लीडर जो था इस पॉलिसी को, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का जो पॉलिसी, इसको पूरा अपोज कर रहा था और चाहते थे कि
भाई ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स का सिस्टम आया, जिसमें कि लोग सारे आए और सारे कम्युनिटी सब मिल करके एक साथ वोट दें, ठीक है, चाहे दो चार कैंडिडेट ही खड़ा हो, लेकिन सारे कम्युनिटी वोट दें, जो जीतेगा एक ही लीडर बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे ना दिक्कत ये हो रही थी कि मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी ग्रुप में थी, मतलब बहुत कम अल्पसंख्यक कहलाती है, ठीक है। तो मुस्लिम जो लोग थे ना, वे चाह रहे थे कि भाई क्या कि हम लोग के ऊपर हावी हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएंगे हिंदूज, ठीक है, हिंदू लोग डोमिनेंट हो जाएंगे। इस वजह से जो भी मुस्लिम लीडर थे, मोहम्मद इकबाल, नाम याद रखना है, मोहम्मद इकबाल, मिस्टर जिन्ना, ये सेपरेट इलेक्ट्रोड्स आते थे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कि भाई हाँ हमको सुविधा मिलेगा, हमको जिता देगा तो हम भी बन जाएंगे ना, तो ये सारे सेपरेट इलेक्ट्रोड्स आते थे, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपुल वेयर हिंदूज, उनका कहना यही था कि जो मेजोरिटी ऑफ द पीपुल है वो हिंदू है, इसलिए ज्वाइंट इलेक्ट्रोड कराना संभव नहीं है, क्योंकि सभी हावी हो जाएगा। अगर हिंदू लोग अगर हिंदी कम्युनिटी का कोई लीडर जीत गया और वही कंट्रोल करेगा, तब मुस्लिम का कौन ध्यान रखेगा। तो इसलिए इस सब वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ ना, जो लीडर थे डिप्रेस्ड क्लास के, जो माइनॉरिटी क्लास के जो लीडर थे, बी आर अम्बेडकर हो गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का डिमांड किया, लेकिन फिर बाद में चल के वे ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स के लिए मान गए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बाय द पूना पैक्ट, याद रखना पूना पैक्ट क्या है, तो पूना पैक्ट में पूरा एकदम डिस्कशन हुआ था और पूरा एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ हम लोग प्रोवाइड करेंगे सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वेयर फिक्स्ड और रिजर्व इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में एकदम पूरा रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करके रखेंगे लोअर बैकवर्ड क्लास को, ठीक है, जो भी है जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप वगैरह सारा आते हैं, ठीक है, तो उनको रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। ये सारा चीज पूना पैक्ट में हुआ था, ताकि फिर हिंदू जो मेजोरिटी ग्रुप है वे उन लोगों पे हावी ना हो जाए। तो ये सारा चीज एकदम याद रखना है, इसको ट्रांसलेट करके लिखने आना चाहिए, ठीक है, सारा एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कसम से कह रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ वोमेन, रोल ऑफ वोमेन ना भाई, तुम्हारा नेशनलिज्म इन इंडिया हो चाहे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो, एक क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में रोल ऑफ वुमेन से पूछ ही देता है, ठीक है, कि व्हाट वेयर द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर नेशनल मूवमेंट, तो कोई भी मूवमेंट में वुमेन का क्या रोल था, उन्होंने क्या रोल प्ले किया था। तो एज ए मैंने यहाँ पे जो आंसर प्रोवाइड किया है, मैं खुद को वुमेन मान के, ठीक है, मैं खुद को फीमेल मान के इस आंसर को क्रिएट किया था उस टाइम, ठीक है, अपने जब मैं अपना नोट्स बनाया था तो वही आंसर मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, तुम इसको रीड आउट करना, ठीक है। मैं क्या सब कर सकता था उस समय, वही सारा चीज़ है, एक वुमेन के रूप में मैंने इस आंसर को लिखा है कि मैंने उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया और क्या सब मैंने रोल प्ले किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके। देखो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सिर्फ बात नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेशनल मूवमेंट में तुम्हारा रोल आएगा तो सिमिलर होता है आंसर, ठीक है, कनेक्ट करने तुमको सिर्फ आना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द पीपल ऑफ फ्रांस। देखो कलेक्टिव आइडेंटिटी का जो सेंस था, ठीक है, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी था अमॉन्ग्स जो फ्रांस के पीपुल में जो मतलब आया, ठीक है, जागृत हुआ, तो उसके बारे में एकदम लिखना है कि किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का जागृत हुआ उनके अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो मैंने 2 पॉइंट लेकर रखा है, बहुत इजी है, तो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेस ऑफ द वेना कांग्रेस। देखो तुमको वेना कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि तुमको लिखने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि भाई हाँ एक्सप्लेन कंसिक्वेंसेस को अब एक्सप्लेन कीजिए जो वेना कांग्रेस में मतलब तुमको हुआ था, ठीक है। वेना कांग्रेस में आखिर क्या हुआ था, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी तुम्हारा रिस्टोर हो गया था, फ्रांस के बाउंड्रीज में नंबर ऑफ स्टेट्स वेयर सेटअप किए गए थे, ठीक है। फिर पर्सिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, पर्सिया को फिर क्या कि इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज सौंप दिया गया था, फिर ठीक है। फिर उसको ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ठीक है, ऑस्ट्रिया को फिर नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिल गया था। रसिया वाज गिवन ए पार्ट ऑफ द पोलैंड, और रसिया को पार्ट दे दिया गया था पोलैंड का। तो समझने की कोशिश करना है, सारा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, और सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारा वेना कांग्रेस का कंसिक्वेंसेस था, ठीक है, तो याद रखना है कि क्या सब कंसिक्वेंसेस था, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि व्हाई द 1830s वेयर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। देखो उस समय जो आर्थिक स्थिति का जो प्रॉब्लम था वो बहुत ज्यादा कठिनदायक, ठीक है। क्यों 1830वीं सदी के टाइम में यूरोप में जो उस समय का जो साल था वो इकोनॉमिक हार्डशिप का क्यों कहलाता है, ठीक है। तो तुम्हें 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा भी क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है दोस्तों, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो तुमको सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि
देखो पॉइंट देते हुए मेन पॉइंट को तुम लिखते हुए इसको एक्सप्लेन भी करो, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तुमको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मेंशन करना था कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन, क्या हो रहा था, माइग्रेशन लोगों का हो रहा था, यहाँ से वहाँ लोग जा रहे थे, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। देखो समझने की कोशिश करो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, बेरोजगारी की वजह से, ठीक है, जो तुम्हारा रोजगार नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से जो माइग्रेशन हो रहा था, इस वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, प्राइस बढ़ गया था, ठीक है, स्टीप कंपटीशन हो रहा था मार्केट में, जो भी मेन रिटेलर थे, सेलर थे, ठीक है, या फिर होलसेलर थे, उनके बीच बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब हाई अमाउंट ऑफ कहते हैं ना, मतलब बहुत ह्यूज बल्क अमाउंट में तुम्हारा कंपटीशन हो रहा था, ठीक है। बैड कंडीशन ऑफ पीजेंट्स, और किसानों का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड नेशनल टेंशन इमर्ज इन द बाल्कन, बाल्कन में नेशनल टेंशन कैसे इमर्ज हुआ या क्यों हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी है तुम्हारा एनसीईआरटी का। देखो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तुमको एनसीईआरटी पलट के देखना भी नहीं है, जो देख लियो मेरा वीडियो देख लियो, बस सारा चीज मैं मेंशन करके रखा हूँ, जो क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का, जो क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट देकर रखा है, इजी पॉइंट है, एकदम याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत बेस्ट मैं देने की कोशिश किया हूँ, ठीक है दोस्तों, एकदम अपने टाइम पे सेम टू सेम वही चीज मैंने फॉलो किया था, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में तुमको एक्सप्लेन करना है या शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको 3 पॉइंट में एकदम पूरा बढ़िया से मैंने देके रखा हूँ आंसर, ठीक है, ग्रीक वार पे, ठीक है, ग्रीक वार पे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली हम एमसीक्यू बनाए थे, तो एमसीक्यू का अलग से वीडियो तुम लोगों के लेके आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू था, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब इसके बाद आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि हाउ हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, ठीक है, कैसे जो इतिहास है ब्रिटेन का, जो राष्ट्रवाद का जो इतिहास है, अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, यूरोप के अनलाइक था। तो इसके बारे में तुमको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। एकदम 5 पॉइंट मैंने देकर रखा है, बहुत इजी है, एकदम बेस्ट लाइन और इजी लैंग्वेज में मैंने देकर रखा है, तो देख लेना, एकदम पूरा रीड आउट कर लेना और लिख लेना, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ गिसेप मैजिनी। गिसेप मैजिनी तो तुम्हारा था, ठीक है। गिसेप मैजिनी क्या था बताओ, गिसेप मैजिनी तुम्हारा क्या था, एक नेशनलिस्ट, एक रिवोल्यूशनरीज तुम कह सकते हो, ठीक है। वो नोबल एफर्ट्स टू अचीव द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, समझने की कोशिश करना भाई। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है, दोनों में सेम टू सेम आंसर लिखना है। देखो यहाँ पे मेरे जो भी क्वेश्चन में और लिखा हुआ होगा उसका मतलब है कि दोनों का सेम आंसर है, ठीक है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुमको आंसर सेम लिखना है। जैसे देखो शॉर्ट नोट लिखना है कैसे मैजिनी पे, तो आंसर यही होगा, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है। और आइडेंटिफाई मैजिनी टेलिंग द पार्ट प्ले बाय हिम इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ऐसे ही पूछ सकता है कि ऐसे कोई रिवोल्यूशनरीज का नाम बताएं जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, ठीक है। तो उसके बारे में एकदम लिखना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इजी पॉइंट मैंने 7 पॉइंट देके रखा है, 7 पॉइंट कह रहा हूं मैं, 9 पॉइंट्स मैंने देके रखा है, जो इजी और छोटा लगे तुम्हें 5 पॉइंट एकदम याद रखना है तुमको, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है राइट द शॉर्ट नोट ऑन काउंट कार्मिलो डी केवर, ठीक है। अब तुमको शॉर्ट नोट लिखना है काउंट कार्मिलो डी केवर पे भी, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरीज थे जो कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में रियल क्रेडिट उनको दिया जाता है, ठीक है। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में उनका क्या रोल था, ठीक है। या तो देखो ऐसे ही पूछता है कि कोई ऐसा रिवोल्यूशनरीज का नाम बताइए जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में तुम्हारा रोल प्ले करता है, या फिर तुमको ये बोल देगा कि हाँ ये तुम्हारा रिवोल्यूशनरीज हैं, जैसे कि काउंट डिकोबर का तुम्हारा नाम दे देगा और कहेगा क्या रोल प्ले किया गया था इनका यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, तो तुम्हें उसके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा 2 पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा 3 पॉइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, ठीक है। तो एकदम याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 5 पॉइंट है, यहाँ पे 6 पॉइंट है, ठीक है। 6 पॉइंट इसमें भी मैंने देके रखा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एकदम इंपॉर्टेंट और सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई ये, एकदम भाई एकदम सीबीएसई का जितना क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है ना भाई, एकदम दैट इज इनफ फॉर योर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई गिव यू गारंटी दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेड, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। कि शॉर्ट नोट लिखना है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे, या फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का तुमको क्या कहेगा कि क्या व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो तुम्हें इसमें भी यही चीज लिखना है, ठीक है। किसी तरह से ये पूछेगा ना भाई, तो बस तुमको मेन क्वेश्चन का क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जो मेन टर्म है, ठीक है, उसके बारे में जान रहे हो उसको एक्सप्लेन कर दो, दैट्स रूल्स, यही रूल है तुम्हारा, ठीक है।
तो बात वही रहेगा। यहाँ पे भी तुम्हारा मैंने 8-9 पॉइंट दे के रखा है, 8 पॉइंट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे, ठीक है। एकदम याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या सब हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में तो यही आंसर लिखना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ये एकदम गारंटेड है भाई, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन, एक क्वेश्चन एकदम गारंटेड है, लिख लो, ठीक है। सीबीएसई का गारंटेड है कि रोल ऑफ वुमेन पूछता है, ये चाहे तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछ दे या फिर तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से पूछ दे। नेशनलिज्म भारत में राष्ट्रवाद या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद, दोनों चैप्टर में से किसी ना किसी चैप्टर से तुम्हें वुमेन का, महिलाओं का क्या रोल था, क्या भूमिका था राष्ट्रीय स्ट्रगल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। नेशनलिस्ट स्ट्रगल में क्या रोल वुमेन ने प्ले किया था, उनको लिखने के लिए एकदम आता ही एग्जामिनेशन में, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। देखो नेशनलिज्म इंडिया में पढ़े थे हम लोग, तो उसका भी आंसर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया दे के रखा है। तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके तुम चैनल पे विजिट कर सकते हो, या फिर तुमको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों मैंने वहां पे प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th नंबर, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर ऑफ द क्लास ऑफ लैंड एरिस्टोक्रेसी ऑफ यूरोप। देखो यहाँ पे जो है ना लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो अपर लेवल एरिस्टोक्रेट, ठीक है, कहा जाता है, जो अपर लेवल जो एंजॉय कर रहे हैं प्रिविलेज को, ठीक है, तो उनका फीचर्स देना है कि जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ यूरोप थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स को बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे देख रखा है, एकदम पूरा रीड आउट करके लिख लेना, ठीक है। आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, याद रखना। सीबीएसई का क्वेश्चन है ये कि व्हाट फैक्टर्स लीड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो भाई, तुम अब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हो, तुमको यही पता नहीं है कि कैसे यूरोप में कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है जो कि जिनके वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न हुआ, जागृत हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और राष्ट्रहित में राष्ट्रवाद को घोषित बनवाने में यूरोप को इतना सारा फैक्टर डिपेंड करता है। तो तुम्हें इतना पता रहना चाहिए कौन कौन फैक्टर डिपेंड करता है, ठीक है। पहला है क्या, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, फिर तुम्हारा वीकनेस ऑफ पेपेसी एंड द होली वुमेन एम्पायर, ठीक है। फॉरेन रूल, फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर है, फिर रिएक्शन अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है, अन्याय के खिलाफ जो रिएक्शन लिया गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट राइटर्स। देख रहे हो, छठा पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, तुम कोई पॉइंट इसमें से एक मिस भी कर जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट राइटर्स तुमको लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो, कोई भी अवेयरनेस ना राइटर, प्रेस, ये सब के अलावा नहीं फैल सकता है, ठीक है। यही लोगों के द्वारा, राइटर के द्वारा तुम्हारा हो गया, आर्टिस्ट के द्वारा हो गया, ठीक है। बहुत मतलब बड़े बड़े लोग थे जो कि अवेयरनेस फैलाने में और एकदम फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। अब हम लोग चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। देखो सेम क्वेश्चन मैंने अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था मतलब हम लोग का, उसमें भी मैंने वहां पे आंसर प्रोवाइड करके रखा है, लेकिन वहां पे 2 या 3 ही पॉइंट मैंने दिया है, एकदम इजी पॉइंट है वो, ठीक है। अगर छोटा नहीं लिखना है, बड़ा में आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और करके भी क्वेश्चन है इसमें, याद रखना। दोनों में से कोई भी पूछेगा तो आंसर सेम लिखना है कि एक्सप्लेन एनी 4 मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। मेजर्स बताना है तुमको जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। मेरा तो यही कहना रहेगा कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे 6 पॉइंट मैंने देख रखा है, परफेक्ट पॉइंट है। वो तुम्हारा एकदम मौखिक अगर तुम देना चाहते हो और किसी को बताना चाहते हो तो तुम वो वाला 2 पॉइंट लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 6 पॉइंट है इसको पूरा बढ़िया से एकदम लिखना। इजी पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, ठीक है। 5-6 एकदम याद रखना है, ठीक है। 4 या 5 तो एकदम याद रखना है, 6 पॉइंट देख रखा है मैंने। अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4 भी है कि ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, या फिर डिस्क्राइब द 4 स्टेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो यहाँ भी और करके है, दोनों में से कुछ भी पूछेगा, घुमा देखो, दिमाग को भटकाना नहीं है। क्या पूछ रहा है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। अब यहाँ पे आदमी सोचने लगेगा क्या, या फिर तुम लोग खुद सोचने लगोगे क्या कि भाई क्या कह रहा है इसमें, जर्मन यूनिफिकेशन का ट्रेस करने के लिए कह रहा है, प्रोसेस को कैसे ट्रेस करेंगे भाई, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टेज वाइज तीनों का एकदम लिखना है कि पहले स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ठीक है, और तुम्हारा 4th स्टेज में क्या हुआ। या फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि तुम चारों स्टेज बताओ जो कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में प्ले हुआ था, ठीक है। तो एकदम पूरा चारों स्टेज के बारे में एक एक करके 2-2 पॉइंट सब में है, ठीक है। 2 पॉइंट इसमें है, 2 पॉइंट इसमें है, 2 पॉइंट इसमें है, ठीक है। तो पहला स्टेज में क्या हुआ, पहला स्टेज में तुम्हारा टू यूनाइट जर्मनी एंड फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनाइटेड जर्मनी। दूसरा में तुम्हारा वार अगेंस्ट डेनमार्क 1864 में, ठीक है।
अब तुम्हारा थर्ड स्टेज में क्या हुआ, वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया 1866 में। डेनमार्क के बाद 1866 में वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हुआ। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, वार्स अगेंस्ट फ्रांस 1870 से 71 तक, ठीक है, 1 साल का था ये तुम्हारा वार अगेंस्ट फ्रांस। तो तुमको एकदम याद रखना है चारों स्टेज में किसके किसके अगेंस्ट वार हुआ था, क्या सब हुआ था, 2-2 पॉइंट सब में है। अब तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। अब इटालियन के यूनिफिकेशन में क्या सब ऑब्स्टेकल मतलब क्या सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट वर द प्रॉब्लम फेसेस बाय द, या फिर ड्यूरिंग द इटालियन यूनिफिकेशन। तो तुमको ऑब्स्टेकल वहां पर रुकावट, ऑब्स्टेकल मतलब क्या था, रुकावट, ठीक है। तो कौन कौन सी ऑब्स्टेकल आ गई थी जो कि रुकावट का रोल प्ले किया एक इटालियन को यूनिफिकेशन दिलवाने के समय, ठीक है। पहला आ गया डिवीजन ऑफ इटली इनटू सो मेनी स्टेट्स, फॉरेन रूल, फिर कांग्रेस ऑफ वेना, फिर द पोप ऑफ रोम, फिर रिएक्शनरी रूलर्स। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब सारा, ठीक है। तुमको कुछ कुछ पॉइंट न्यू भी लगेगा लेकिन भाई याद रखना है, ठीक है, एकदम और कोई उपाय नहीं है। हिस्ट्री में कुछ कुछ टर्म है जो कि तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मत बोल देना कमेंट में कि भैया कौन एक एक वर्ड आप लिख दिए हैं कि कुछ एकदम न्यू लग रहा है, तो भाई उसका कोई उपाय नहीं है। कुछ कुछ वर्ड है जो तुमको याद रखना है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार गूगल पर सर्च कर लेना, उसका मीनिंग तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 तुमको क्या कह रहा है, देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फिर, ठीक है, कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 की क्रांति के बारे में बताओ जो लिबरल्स ने किया था, ठीक है। व्हाट वेयर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स, और राजनीतिक और आर्थिक आइडिया जो सपोर्ट किया जा रहा था लिबरल्स के द्वारा वो भी बताना है, ठीक है। 1848 की क्रांति जो लिबरल्स के द्वारा हुई थी वो तो बताना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक तुम्हारा आइडियाज भी बताना है जो कि लिबरल्स के द्वारा सपोर्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये सीबीएसई का क्वेश्चन रहता है, एकदम घुमा के पूछेगा। देखो हर क्वेश्चन एक दूसरे से ना कनेक्टेड है। तुम अगर इतना सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाओगे ना, गारंटी दे रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। क्यों जानते हो, तुमको ऑलरेडी हर कॉन्सेप्ट पता है। तुम कैसे भी करके आंसर क्रिएट करके 4-5 पॉइंट लिख ही दोगे। अगर 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिख ही दोगे, ठीक है। और हर आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना है। एकदम प्रैक्टिस करो अभी से लिखने का। और आंसर का कैसे प्रैक्टिस करना है, आप बोलोगे भैया हमको वर्ड नहीं मिलता है, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि तुमको जितना ज़्यादा तुम आंसर्स को रीड आउट करो और जितना से ज़्यादा तुम क्वेश्चन को देखो, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी देखो, आंसर्स को रीड आउट करो 2 से 3 बार, एकदम वर्ड का स्ट्रोक तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। 5 पॉइंट अगर रीड आउट करोगे तो अगला बार तुम खुद से कोशिश करना है, तुमको खुद पता चल जाएगा कि भाई 2 पॉइंट तुम खुद लिख पा रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही होता है, 3 से 4 बार तुम अगर रीड आउट करोगे। अब चले गए हम, अब तुमको बोलोगे क्या भाई हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते, अब चलते हैं 1 साल हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन सीखेंगे, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा बुक रीडिंग अगर तुम्हारा पैशन है तो तुम गारंटी दे रहे हैं कि अच्छे से ट्रांसलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा आता है व्हाट इज मीन्ड बाय लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है, इसका एकदम शॉर्ट टर्म डिफिनेशन है। देखो ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है, शॉर्ट आंसर ही पूछता है कि लिबरलिज्म के बारे में तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ देगा, या 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है तुम्हारा उसमें पूछ सकता है। अब ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है तुम्हारा, 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। या फिर तुम्हारा ना 4 मार्क्स क्वेश्चन में टाइप ए व्हाट इज लिबरलिज्म लिख देगा, और फिर उसके बाद लिबरल के द्वारा क्या 1848 में क्रांति की गई थी और उनका आर्थिक और पॉलिटिकल तुम्हारा बताना है, राजनीतिक और इकोनॉमिक आइडियाज बताना है। तो इस तरह से ही पूछ सकता है, ठीक है। देयर आर टू मेनी वेज टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, बस तुमको आंसर देने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 ऑन फ्रांस। 1848 की जो क्रांति थी फ्रांस पे क्या इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे है, एकदम तुमको यहाँ पे लिख लेना है, बहुत ईजी है, 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट वेयर, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है। हु वेयर मेरिनिया एंड जर्मेनिया, तो मेरिनिया कौन थे और जर्मेनिया कौन था, ठीक है। तो फीमेल एलिगोरी था ये सब, ठीक है, समझ में आ रहा है। एलिगोरी मतलब क्या होता है, सिंबल। मैंने देखो ब्रैकेट में भी लिख के रखा है कि एलिगोरी, या फिर ब्रैकेट में और सिंबल। टू पोर्ट्रे आइडियाज, आइडियाज को, लिबर्टी के आइडियाज को, जस्टिस के आइडिया को, और रिपब्लिक गणतंत्र, आजादी और न्याय के तुम्हारे आइडियाज को उस समय क्या किया जा रहा था, एक पोर्ट्रेट के द्वारा। अभी पोर्ट्रेट बहुत सारा हम लोग बनाते हैं ना, फोटोज, तस्वीर वगैरह, उस टाइप के पोर्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, एक फीमेल पोर्ट्रेट के द्वारा हम लोग क्या करते थे, उस समय के आर्टिस्ट सब क्या करते थे, दर्शाते थे आइडियोलॉजीज को, बहुत सारे आइडियाज को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, लिबर्टी के आइडियाज को, जस्टिस के आइडिया को, रिपब्लिक के आइडिया को। तो मेरिनिया तुम्हारा क्या था, इटली में था तुम्हारा, और फिर जर्मेनिया किस में था, जर्मनी में था। समझ में आ रहा है ना भाई, देखो जर्मनिया के बारे में इधर इन जर्मनी, यहाँ तक तुम्हारा था इटली में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई। अब आ रहा है एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजन ऑफ नेपोलियन सिविल कोड। अब नेपोलियन सिविल कोड से रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हाँ, नेपोलियन सिविल कोड 1804 का जो तुम्हारा था वो क्या था। बहुत सारा चीज नेपोलियन सिविल कोड में आया था, ठीक है। राइट टू द प्रॉपर्टी वाज रिकॉग्नाइज किया गया था, और बहुत सारा चीज
प्रिविलेज वगैरह को हटा दिया गया था, ठीक है। नेपोलियन इन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो प्रशासनिक सिस्टम था उसको भी मतलब पूरा एकदम बढ़िया से कर दिया था, ठीक है। और फिर पीजेंट्स, आर्टिसियन, वर्कर्स जो थे, बिजनेसमैन थे, वेयर गिवन फ्रीडम इन दियर ऑन स्पेयर्स, जो भी थे पीजेंट, किसान, आर्टिसियन, वर्कर्स, कर्मचारी, बिजनेसमैन, ठीक है, फ्रीडम दे दिया गया उनको कि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा है। ओवरऑल 20 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 20 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन तुम्हारा है लॉन्ग आंसर टाइप में और 6 क्वेश्चन तुम्हारा था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो इस पूरे क्वेश्चन का अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई गिव यू गारंटी कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हारा इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं गारंटी के साथ फिर से दे रहा हूं, तुम मेरे से कमेंट पे भी आके बाद में बोल सकते हो। देखो, तुम्हें आंसर राइट करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, लेकिन तुम्हें आंसर पता आना चाहिए। तो आंसर तुम्हें मैं इसलिए प्रोवाइड करके रखा हूँ। आंसर देखो, क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं, क्वेश्चन में मैंने दे के रखा है, क्वेश्चन को देखो, ठीक है। बहुत मजा आएगा, लिटरली ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्टेल द फ्रीडम ऑफ प्रेस आफ्टर 1857 इन इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों फ्रीडम ऑफ प्रेस को घटा दिया था 1857 के बाद, ठीक है। भारत में 1857 के बाद जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी, ठीक है, प्रेस की जो आजादी थी, इस पे क्यों बहुत ज्यादा रोक लगा दिया था, ठीक है, घटा दिया था। तो दोस्तों मैंने आंसर्स दे के रखे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा बिकॉज क्योंकि 1857 के बाद तुम्हारा जो नेटिव प्रेस था वो स्टार्ट कर दिया था ओपनली रिपोर्ट करना, जो कॉलोनियल मिसरूल के खिलाफ ओपनली रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और इनकरेज कर रहा था तुम्हारे नेशनलिस्ट स्ट्रगल को, ठीक है। ये जो तुम्हारा प्रेस की आजादी थी ये नेशनलिस्ट स्ट्रगल को बहुत ज्यादा इनकरेज कर रहा था। दूसरा पॉइंट तुम्हारा है कि मोस्ट ऑफ द इंग्लिश मैन नेवर वांटेड टू सी रिपीटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1857, और बहुत सारे अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि जो 1857 में हुआ वो फिर से रिपीट हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों तुमको ये दोनों पॉइंट एकदम याद रखना है क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये तुम्हारा आएगा, 2 पॉइंट्स तुमको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीबीएसई का एकदम आउट क्वेश्चन है कि ये सीबीएसई क्वेश्चन पूछता ही है और ये भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछता ही है दोस्तों, ठीक है। तो सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंट कल्चर एक ऐसे सिचुएशन को क्रिएट कर दिया जिस वजह से एक ऐसे इन्वायरमेंट में कंडीशन को क्रिएट कर दिया जिसके वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड हुई। तो वाई, तो तुमको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए या फिर इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए तुमको पूरा आंसर्स को लिखना है। तो देखो सही बात है भाई कि जो तुम्हारा प्रिंट कल्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम भी। तो दिस आर द थिंग्स कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो तुम्हें यहां से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट मैंने देके रखे हैं, तुम्हें एकदम ध्यान रखना है कि कंसिक्वेंटली मैनी थिंकर्स बिगन टू अटैक द स्केर्ड अथॉरिटी एंड द चर्च एंड डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है। सेकेंडली द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड एन एटमोस्फियर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, सही बात है। एज सच ऑल एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीव्स बिगन टू क्वेश्चन बाय द पब्लिक सच एज थिंग क्रिएटेड द ग्राउंड ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। तो दिस आर द पॉइंट्स, एकदम तुम्हें ध्यान रखना है कि किस तरीके से सामाजिक रेवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तुम्हारा प्रिंट कल्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम। फिर उसके बाद एक एटमॉस्फेयर तुम्हारा क्रिएट कर दिया जो डायलॉग और डिबेट करवा सकता था और बहुत सारे थिंकर्स को मजबूर कर दिया और डरने से भाई हाँ जो अथॉरिटीज थे वो स्कैर्ड करने लगे कि भाई हाँ अब हम लोग का क्या होगा, दीज आर द थिंग्स कि हम लोग अब कैसे अपने पावर्स को सब तरह से मतलब डिप्लोमेटिक तरह से पावर को बहुत अच्छे तरीके से मतलब लोग पे सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे अवेयर होने लगे थे और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे थे रिवॉल्यूशन में। और 1780s के दौरान तुम्हारा देर वॉज आउट पोरिंग ऑफ लिबर्सन एंड मोक द रॉयलिटी एंड क्रिटिसाइज द मोनार्की का भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। दिस प्रोसेस लीड द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द रूलर, और इसी सब वजह से तुम्हारा बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स तुम्हारे रूलर्स के अगेंस्ट, ठीक है, जो उस समय के शासक थे उसके अगेंस्ट जनता के बीच फैल रहा था, ठीक है। इन द एबव आर्गूमेंट, ये तुम्हारा जितना भी चारों आर्गूमेंट है, दिस आर द इफ देयर इज नॉट ऑल ट्रूथ देयर इज सर्टेनली सम ट्रूथ, अगर ये सब सच नहीं भी है तो कुछ ना कुछ सच्चाई है इसी वजह से, ठीक है। द प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली सेव द मोड्स ऑफ द पीपुल, इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली विच कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि बिना प्रिंट कल्चर के ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। थोड़ा बहुत भी जो सहयोग लेना था लोगों को प्रिंट कल्चर का लेकर के फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है, ठीक है। तो दिस आर द पॉइंट तुमको एकदम ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ हैड द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। तुमको मैंने सारा एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों प्रोवाइड करके रखा है। 4 से 5 पॉइंट तुमको मैक्सिमम याद रखना है। मैंने 8 पॉइंट दे के रखे हैं, जो इजीएस्ट पॉइंट है तुम याद रख लेना, ठीक है। और रीड आउट करते हुए चलना, मैं उतना रीड आउट नहीं करना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ सारा चीज़, बस एक ऑरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तुम रीड आउट करो, इसको लिखने का कोशिश करो, क्योंकि लिखना तुम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों को दोस्तों 32 पेज का क्वेश्चन मिलेगा जब तुम क्वेश्चन पेपर अपना एग्जामिनेशन देने जाओगे। तो लिखना पड़ता है एग्जामिनेशन में, और जेन्यून और फैक्ट पॉइंट लिखना पड़ता है। कुछ भी कहानी बना के आओगे तो नहीं नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड कैसे हुआ, कैसे स्टार्टिंग, हाउ हैड द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री या फिर इन डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। तुमसे पूछ देगा कि इंडिया में कैसे हुआ, यहाँ तो वर्ल्ड की बात हो रही है, तो इंडिया के बारे में भी जब पूछेगा तो तुमको इंडियन सिचुएशन से रिलेटेड क्रिएट करके लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर होगा ज़्यादा। बस बाहरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो वर्ल्ड के बारे में अभी यहाँ पूछा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें यही सब लिखना है कि क्या सब हुआ था। तो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था चाइना और जापान, कोरिया में। इन चाइना 594 AD में हो गया था। वुड ब्लॉक्स वर यूज फॉर हैंड प्रिंटिंग। अप टू 16th सेंचुरी तक तुम्हारा स्कॉलर और ऑफिशियल्स यूज कर रहे थे प्रिंट टेक्नोलॉजी का, लेकिन फिर 17th सेंचुरी के बाद मर्चेंट अलॉन्ग विद द रीडिंग पब्लिक बिगेन, वो भी स्टार्ट करने लगे, ठीक है, समझ रहे हो। मर्चेंट वगैरह हो गया या फिर तुम्हारा पब्लिक वगैरह हो गया, ये सारा भी यूज करना स्टार्ट करके प्रिंट एवरीडे लाइफ के रूप में, ठीक है, जैसे हम लोग अभी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो दिस आर द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। देन अराउंड 768 से 770 के दौरान तुम्हारा बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस किए हैंड प्रिंटिंग को, टेक्नोलॉजी को, ठीक है। जो तुम्हारा बुद्धिस्ट मिशनरीज थे ये तुम्हारा इंट्रोड्यूस किए हैंड प्रिंटिंग को 760 से 770 AD के दौरान, ठीक है। चाइना टू जापान गया ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट वाज इन 1295, जो कि मार्को पोलो था, जो कि ग्रेट एक्सप्लोरर था, जो कि रिटर्न हुआ था इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना, ठीक है। बहुत दिनों तक एक्सप्लोर करते हुए चाइना में, ठीक है, चाइना से बहुत दिन बाद इटली अपना वापस गया, तो वहाँ पे उन्होंने इस नॉलेज को वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वहाँ पे प्रोवाइड किया, चाइना से इटली ले जा करके, समझे। इट हैज़ ब्राउट दिस नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना टू इटली, समझ में आ रहा है कि नहीं। एज सच वुड ब्लॉक प्रिंटिंग केम टू यूरोप आफ्टर 1295, तो 1295 में ये तुम्हारा फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है, यूरोप में आकर के। बट द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस प्रूव्ड ए ग्रेट मिरेकल इन स्प्रेडिंग नॉलेज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि तुम्हारा कहीं भी अगर ज़्यादा प्रिंटिंग जो फैला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तुम्हारा नॉलेज को स्प्रेड करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, जो तुमको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ तक तो तुम्हारा ओल्ड टाइम की बात हो रही थी, क्योंकि वर्ल्ड से रिलेटेड तुम लिख रहे थे। यहाँ पे जो 2 पॉइंट है इसको लिखना जरूरी है, ऊपर का तुम 1-2 पॉइंट स्किप भी कर सकते हो, पर कहानी की तरह याद रखोगे जिस तरह से मैं अभी समझाया हूँ, तो तुम्हें एकदम सब चीज़ याद रहेगा, ठीक है। कि फर्स्ट, अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो था तुम्हारा वो डेवलप किया गया था तुम्हारा गुटेनबर्ग के द्वारा, जो जर्मनी में रहते थे 1448 के टाइम में, जो कि तुम्हारा ग्रेट फैसिलिट प्रोवाइड किए थे प्रिंटिंग ऑफ बुक्स के, जो कि लार्ज नंबर में तुम प्रिंट आउट कर सकते थे उस प्रिंटिंग प्रेस के हेल्प से, बाय जो गुटेनबर्ग के द्वारा उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। ही डेवलप्ड मेटल टाइप and developed a way of moving them around so as they compose different words of the text। इन्होंने मेटल टाइप से कुछ कंपोज किया था जिसके हेल्प से वो मूव करता रहता था, जो कि वो डिफरेंट वर्ड्स को क्रिएट करता था। हिज नोवेल प्रिंटिंग मशीन डोमिनेटेड द प्रिंटिंग वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट 300 ईयर्स। और जो अगले 300 साल तक उनके नोवेल प्रिंटिंग मशीन ने बहुत बड़ा डोमिनेशन प्रोवाइड किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है टू द वर्ल्ड को, ठीक है, नेक्स्ट 300 ईयर्स के लिए, ठीक है। जब उन्होंने 1448 में इसको डेवलप किया था, उसके बाद से 300 साल तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये तुम्हारा उनका प्रिंटिंग प्रेस का मशीन, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ लिटरेसी रेट इन यूरोप ऑन द ईव ऑफ 18th सेंचुरी, हाउ डिड लिटरेसी रेट गियर अप इन दिस पीरियड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तुमको यहाँ पे सिर्फ यही बताना है कि क्या तुम्हारा था लिटरेसी रेट, जो कि यूरोप में 18th सेंचुरी के ईव में, ठीक है, उस समय के दौरान क्या तुम्हारा सिचुएशन था, लिटरेसी दर कितना था, ठीक है, लिटरेट लोग कितने थे, इलिटरेट लोग कितने थे 18th सेंचुरी के ईव में, ठीक है। और हाउ डिड लिटरेसी रेट, तुम गियर अप कैसे ये लिटरेसी रेट धीरे धीरे तुमको बताना है कि कैसे ये धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो देखो, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी मैनी कंट्रीज यूरोप में तुम्हारा लिटरेसी वाज हाई टू 60-80%, 60 से 80% था। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोट हाउ द लिटरेसी रेट गियर्ड अप ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब तुमको कैसे जानना है, यहाँ से देखो, सर्च हो गया तुम्हारा, फिर उसके बाद बहुत सारे स्कूल्स वगैरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, फिर उसके बाद प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑल्सो लीड्स द राइज ऑफ द लिटरेसी रेट। थर्ड पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा कि द रिजल्ट ऑफ राइज इन लिटरेसी देयर वाज ग्रेट डिमांड ऑफ बुक्स एज रिजल्ट ऑफ देयर वर्चुअल
रीडिंग मेनिया, इतना लोगों को पढ़ने की आदत हो रही थी कि लोगों को रीडिंग मेनिया हो रहा था भाई, सही में बहुत ज़्यादा डिमांड्स हो रहा था बुक की, ठीक है। तो एज ए नंबर ऑफ ग्रेट डिमांड्स ऑफ बुक, पब्लिशर बिगेन टू प्रिंट इन बुक लार्ज नंबर में लोग पीपुल अपना लार्ज नंबर में लोग बुक छाप रहे थे, ठीक है। इंग्लैंड में तो चीप बुक्स नोन एज ए पेनी चीप बुक्स, याद रखना पेनी चीप बुक्स आ सकता है। व्हाट इज पेनी चीप बुक्स? द चीप बुक्स विच आर अवेलेबल इन इंग्लैंड आर नोन एज पेनी चीप बुक्स, याद रखना है तुमको, ठीक है। एंड फ्रांस दे आर नोन एज बिलियोथिक ब्लू, याद रखना है। फ्रांस में तुम्हारा बिलियोथिक ब्लू और इंग्लैंड में तुम्हारा पेनी चीप बुक्स। पेनी चीप बुक्स हमारा होगा क्योंकि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा चीप रेट में तुम्हारा अवेलेबल था, चीप मतलब सस्ते रेट में अवेलेबल था। और बिलियोथिक ब्लू तुम्हारा हो गया तुम्हारा फ्रांस में अवेलेबल था, जो कि बहुत लो प्राइस्ड बुक था। दीज आर नेम तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज बिलियोथिक ब्लू या फिर चीप बुक्स, तो तुमको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि दीज आर द बुक्स विच आर अवेलेबल इन द चीपेस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस इन द इंग्लैंड एंड तुम्हारा फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है दोस्तों कि एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन सीबीएसई का है। अभी भाई मेरे से तुम गारंटी ले लो, जो बच्चे मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का छपने का एकदम चांसेस 99% है। क्योंकि देखो नेशनलिज्म इन इंडिया में भी जो प्रिंट कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल है, तुम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़े थे, ठीक है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में भी जितने भी सारे लीडर्स का जितना ज़्यादा रोल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्रिंट कल्चर का भी रहा है। लीडर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प लिया है प्रिंट कल्चर का, अपने प्रोपोगंडा को, अपने मैसेज को पब्लिक के बीचों में फैलाने के लिए, ठीक है। और करके क्वेश्चन तुमको आ सकता है दोस्तों, और करके क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके अलावा कि प्रिंट नॉट ओनली स्टिमुलेटेड द पब्लिकेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस अमॉन्ग द डिफरेंट कम्युनिटीज बट ऑल्सो कनेक्टेड देम द पीपुल ऑफ इंडिया टुगेदर। बात समझ रहे हो? प्रिंट सिर्फ और सिर्फ पब्लिकेशन के माध्यम से सिर्फ फैला नहीं है, और कन्फ्लिक्टिंग ऑप्शन अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज में नहीं। देखो समझने को क्या कह रहा है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज होते हैं उनके बीच जो कन्फ्लिक्शन होती है, उनके बातों को ही सिर्फ पब्लिकेशन के द्वारा प्रिंटिंग के हेल्प से नहीं फैलाया गया है। यहाँ तक कि ये भी किया है, कनेक्ट किया है डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों को पूरे साथ में, ठीक है। इंडिया में सभी को साथ में जोड़ा है प्रिंट कल्चर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसके बातों को छापा ही नहीं है, लोगों को जोड़ा भी है। तो हाउ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? तो दिस इज अ स्टेटमेंट, तुमको सेमी कॉलन में ये क्वेश्चन दे देगा और कहेगा जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कैसे जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? तुम्हें क्या करना है? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस दोनों का आंसर सेम होगा कि कैसे तुम्हारा प्रिंट कल्चर असिस्टेड किया नेशनलिज्म इंडिया का ग्रोथ में। और इसमें भी यही पहला पॉइंट तुम्हारा बाउंड्री लाइन है, पहला लाइन जो तुम्हारा वो बाउंड्री लाइन है, ठीक है। यहाँ से मेन तुम्हारा स्टार्ट होता है कि कुछ लोगों ने कास्ट सिस्टम के खिलाफ लिखा, फिर सती सिस्टम के बारे में लिखा। बहुत सारे लोग ये भी थे जो सती सिस्टम के फेवर में भी लिखे, पुरधा सिस्टम के फेवर में भी लिखे, विडो रीमैरिज के फेवर में भी लिखे। बट दस ए लॉट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग मटेरियल वाज प्रिंटेड, तो बहुत सारे तुम्हारा कन्फ्लिक्टिंग मटेरियल भी प्रिंटेड हुआ है। बट देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट दैट द प्रिंट कल्चर इज ऑल्सो कनेक्टेड द पीपुल्स ऑफ कम्युनिटीज एंड स्टिमुलेटेड अमंग द स्पिरिट ऑफ द टुगेदरनेस ऑनेस्ट एंड नेशनलिज्म। समझने की कोशिश करना है भाई, ठीक है। बहुत सारे तुम्हारे कम्युनिटीज के बीच में कन्फ्लिक्टिंग मटेरियल को उत्पन्न किया है ये प्रिंट, लेकिन तुम्हें ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच, बहुत सारे कम्युनिटीज़ के बीच में ये स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, साथ रहने का जो स्पिरिट था उसको फैलाया है। वननेस की, एकता की, भाई हाँ सब साथ मिलकर के एकजुट होकर के रहेंगे। फिर उसके बाद नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद का जो फीलिंग्स होता है, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो कि तुम्हारा निभाया गया है प्रिंट कल्चर के द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प किया नेशनलिज्म इंडिया में ग्रोथ करने के लिए। देयर इज नो डाउट दैट द प्रिंट कल्चर बोथ इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर ऑल्सो प्लेड अ वाइटल पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ये जो लिटरेचर है और इंडियन प्रेस है, बोथ दोनों प्रिंट कल्चर में कोई डाउट ऐसा नहीं है, कोई डाउट के साथ नहीं बोल सकता है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं निभाए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले निभाए हैं। बहुत ही बड़ा वाइटल पार्ट है इनका ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में। 19th सेंचुरी के दौरान लार्ज क्वांटिटी ऑफ नेशनल लिटरेचर वाज क्रिएटेड which brought about a great revolution in the minds of people and inspired them to fight against British imperialism। एकदम ध्यान देना, एकदम इस पॉइंट को लिखना है। देखो अगर तुमसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ दिया कि किस तरीके से नेशनलिज्म इंडिया ग्रोथ किया गया है, तो तुम्हें ये दोनों पॉइंट जो है ना भाई एकदम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, इस ऊपर वाले में से एक दो इस पॉइंट स्किप भी कर सकते हो, सती सिस्टम के बारे में लिख देना। वैसे कोई पॉइंट स्किप करने लायक नहीं है, तुम्हें सब याद ही रहना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही ईजी पॉइंट है, ठीक है। तुमको एकदम जो समझाएं एकदम याद रखो भाई, लिख लोगे आराम से, एकदम इजी लैंग्वेज में दोस्तों मैंने प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। पूरा एसएसटी में जितने चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सारे का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे वीडियो चैनल पर जाकर के
अपलोडेड, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, और लाभ उठा सकते हो, एकदम बेनिफिट उठा सकते हो दोस्तों, ठीक है, एकदम छपने वाला है वही सारा क्वेश्चन। तो 19वीं सेंचुरी में जो तुम्हारा लार्ज क्वांटिटी में तुम्हारा नेशनल लिटरेचर जो बहुत ज़्यादा छपा, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रेवोल्यूशंस को फैलाया। जो नेशनल लिटरेचर वगैरह जो छपा, लोगों ने बढ़ चढ़ के उसको खरीदा, उसको पढ़ा, और बहुत ज़्यादा ग्रेट रेवोल्यूशन, बहुत महान रूप से क्रांति की जो भावना है, फीलिंग्स है, ये नेशनल लिटरेचर के द्वारा, जो प्रिंटिंग के माध्यम से, प्रिंट कल्चर के माध्यम से फैलाया गया था, जो कि फैलाया लोगों के बीच, जो माइंड्स ऑफ पीपुल है वो इंस्पायर्ड किया, ठीक है, और लोगों के बीच ग्रेट रिवोल्यूशन का जो माइंड है ये तुम्हारे लोगों के बीच आया, दिमाग में आया, और इंस्पायर्ड हुए दे कि भाई हाँ, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ हम लोग को क्या करना है, अब फाइट करना है, अगेंस्ट में उनके लड़ना है, ठीक है। इंपेरियलिज्म मतलब जानते हो क्या होता है, साम्राज्यवाद, ठीक है। 2 पॉइंट और है दोस्तों कि द इंडियन प्रेस ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन अराउजिंग नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज। तुम्हारा न्यूज़पेपर लाइक हो गया इंडियन मिरर, बॉम्बे समाचार, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू केसरी हो गया, दीज आर द न्यूज़पेपर्स विच ऑल्सो प्ले ए वाइटल इंपॉर्टेंट रोल और ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दिस कंट्री। राजनीतिक लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये सारा तुम्हारा न्यूज़पेपर्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, ए कंटिन्यूअस पाउडिंग ऑफ नेशनल आर्टिकल बाय सच ग्रेट patriots as Bankim Chandra Chatterjee, Din Bandhu Mitra, Rabindranath Tagore and Lokmanya Tilak slowly worked a miracle in rousing a political consequences among the Indian and prepared them for the national struggle। समझने की कोशिश करो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंसान के नाम हैं, ये सारे लोग बहुत सारे नेशनल आर्टिकल्स का पेट्रोस तैयार किए और बहुत ज़्यादा उनको मतलब फैलाए लिखने के बाद, ठीक है, जो कि तुम्हारे बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया, दिन बंधु मित्रा हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, फिर लोकमान्य तिलक हो गया, बहुत सारे लोग, ईटीसी में बहुत सारे लोग हैं जो स्लोली वर्क करते गए अपने प्रिंटिंग के माध्यम से और लिखते गए आर्टिकल्स, नेशनल लिटरेचर वगैरह लिखते गए, जो कि बहुत ज़्यादा मिरेकल राइजिंग किया पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को अमंग द इंडियंस के लोगों के बीच में, और प्रिपेयर देम फॉर नेशनल स्ट्रगल। और वो जितना भी नेशनल तुम्हारा लिटरेचर था जो इन लोगों के द्वारा लिखा गया है, ये सारा जनता के, भारत के जनता के लोगों के बीच नेशनल स्ट्रगल की जो भावना थी इसके लिए उसको प्रिपेयर कर सका, ठीक है, कि अब हम लोग को लड़ना है ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो तुम्हारे एकदम एग्जामिनेशन में आता है। वुमेन से रिलेटेड एकदम गारंटी है दोस्तों, गारंटी है कि वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। गारंटी मतलब गारंटी, 100% गारंटी है कि वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। हाउ डिड प्रिंट कल्चर अफेक्ट वुमेन इन 19वीं सेंचुरी, तुम्हें यह बताना है किस तरीके से वुमेन को अफेक्ट किया था प्रिंट कल्चर 19वीं सेंचुरी में। या फिर तुमको एक क्वेश्चन पूछ देगा कि एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक नंबर 3 है उसमें भी तुम्हारा वुमेन से रिलेटेड भी है, तुम जाके देख सकते हो क्वेश्चन वो एनसीईआरटी का, और डिस्कस में भी एनसीईआरटी का डिस्कस करके रहता है क्वेश्चन नंबर 3, उसका भी आंसर यही रहेगा। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटेड बुक्स ऑन वुमेन इन द इंडिया इन 19वीं सेंचुरी। तो इसका आंसर मैं अगले स्लाइड में दे के रखा हूँ, उसको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो पहला का जो आंसर है कि पहला का और डिस्कस का और क्वेश्चन नंबर 3 का एनसीईआरटी बुक का, ये तीनों का आंसर सेम है। मतलब ये जो पहला पार्ट है, फर्स्ट का आंसर ये है, पार्ट सेकंड तुम्हारा ये है, ठीक है, पार्ट सेकंड ये है, पार्ट फर्स्ट का तुम्हारा आंसर ये है कि अगर कोई भी प्रिंट कल्चर से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि वुमेन पे कैसे अफेक्ट किया प्रिंट कल्चर, तुमको यही सारा पॉइंट लिखना है, ठीक है। वुमेन से रिलेटेड एकदम क्वेश्चन दोस्तों आता है, 3-4 नाम भी है तुमको याद रखना है, राज सुंदरी देवी, कैलाश बासनी देवी एंड ताराबाई सिंधे, फिर पंडिता रामबाई एंड सम ऑफ अदर वुमेन राइटर्स रोट अबाउट द प्रॉब्लम and the expenses of the woman, how women is impoverished at the home, women were kept in ignorance, forced to do hard domestic labor and even treated unjustly in the people। समझने की कोशिश करो, यही चीज़ यहाँ पे बोलना जा रहा है, वही बात हम तुमको भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वुमेन के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इतना ज़्यादा शोषण हुआ है, उनको बहुत बड़ा हार्ड वर्क जबरदस्ती करवाया जाता था, इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उन सारे के बारे में ये सारे जितने भी राइटर्स थे, राइटर्स की नाम है ये सब, 3-4 राइटर का नाम याद रखना, ये सभी लोग और भी बहुत सारे राइटर्स थे, ये सभी लोग इनके खिलाफ लिखे थे और प्रिंटिंग के माध्यम से ये लोगों के बीच फैला और फिर उनको भी फ्रीडम मिला और एहसास हुआ कि हाँ अब हम लोग को भी अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 का जो ये सेकंड पार्ट था, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटेड बुक्स का, जो प्रिंटेड बुक्स का जो क्या वुमेन पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा 19वीं सेंचुरी के दौरान। तो यहाँ से तुमको लिखना है, बेगम रुकैया शौकत हुसैन जो था वो एसेट किए थे वुमेन राइट्स को एजुकेशन देने के लिए, ठीक है, जो कि बेसिक टेंट्स था तुम्हारा इस्लाम का, विच गिव वुमेन एन इक्वल राइट टू एजुकेशन। और फिर द प्रिंटेड बुक्स हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट इन ऑन इंडिया इन 19वीं सेंचुरी। तो यहाँ से तुम्हारा जो पहला पॉइंट है प्रिंटेड बुक्स, 4 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है,
कि 19th सेंचुरी में तुम्हारा कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो दीज आर द पॉइंट्स तुम्हें एकदम याद रखना है दोस्तों कि क्या सब पॉइंट्स हैं जो 19th सेंचुरी में हेल्प आउट किए थे वुमेन को प्रिंट कल्चर के हेल्प से। ठीक है, प्रिंट कल्चर के हेल्प से तुम वुमेन को किस तरीके से मतलब दिखा सकते हो कि हाँ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ा, जिस वजह से उनके लिए ये सारे चीज़ प्रिंट कल्चर के द्वारा अवेलेबल कराया जा सका और वे लोग ईजिली रूप से फिर अपने लिए, अपने आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए लड़ सके। जो एक्सप्लॉयटेशन है वुमेन के ऊपर हो रहा था वो होना किस तरीके से बंद होगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से था। दोस्तों ये लास्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा हिस्ट्री का, जो कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है। ये 6 क्वेश्चन दोस्तों मैं जो समझ लिया होगा जिस बच्चे ने, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ, साहिल सागर का ये गारंटी है, ब्रह्मास्त्र है ये सारे क्वेश्चन का। आई होप तुम लोग के प्री बोर्ड एग्जाम भी चलने स्टार्ट हो गए होंगे, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्री बोर्ड में भी सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और साहिल भैया को सपोर्ट दिखाओ और दोस्तों को भी जाकर शेयर करो, उनका भी हेल्प करो। ठीक है, एग्जामिनेशन आ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, साहिल भैया गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स सारा कंप्लीट किया हुआ है मेरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।